हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन मंच पे। बढ़िया आप सभी। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपने डिस्कशन किया था। तीनों मेथड्स आपने डिस्कशन कर लिए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद में आपने डिस्कशन किया था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, उस पे भी आपने क्वेश्चन परफॉर्म किया। फिर वन स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था टू रिड्यूस द इक्वेशन फॉर द एलिमिनेशन मेथड। तो इसी तरीके से आज भी एक ऐसे ही एक इक्वेशंस के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और फिर वापस से नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले लिखिए आप क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इक्वेशंस जो है उसमें सबसे जो गिवन इक्वेशंस है वो आपके पास में ax अपॉन बी माइनस by अपॉन a। इक्वेशन लिखिए आप लोग, ax अपॉन बी माइनस by अपॉन a इज इक्वल टू a प्लस b। सेमीकोलन करके सेकंड इक्वेशन लिखिए, ax माइनस by इज इक्वल टू 2ab। तो ये आपकी गिवन इक्वेशंस है। इन गिवन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मेथड मेंशन नहीं है, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x और वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स है ये आपके 2, 3 कोई नंबर्स में नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स a और b के फॉर्म में है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स अगर a और b के फॉर्म में है तो सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन अपने को पता है जब भी कोई एक्सप्रेशन कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शन में होता है तब अपने उसको एलसीएम लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो गिवन इक्वेशन में पहला इक्वेशन आपका ax अपॉन by माइनस by अपॉन a इज इक्वल टू a प्लस b। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। b और एलसीएम का एलसीएम a भी हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a बचेगा, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर x, a से कैंसिल हो गया, b मल्टीप्लाई b स्क्वायर y इज इक्वल टू a प्लस b। डिवाइड वैल्यू चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो एक्सप्रेशन आपका a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a b। क्लियर है? पहले एलसीएम लिया, a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल टू डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को चाहो तो ओपन कर दो, a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल टू, देखिए बेटा a का ab से मल्टीप्लाई a स्क्वायर b का ab से मल्टीप्लाई ab स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? एंड सेकंड इक्वेशन तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही है, वो क्या है, ax माइनस by इज इक्वल टू 2ab, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए, चाहे आप x के एलिमिनेशन के लिए बात करें चाहे y के एलिमिनेशन मेथड, जनरली अगर कोई मेथड क्वेश्चन नहीं लिखता है तो आप एलिमिनेशन मेथड पे ही प्रायोरिटी रखें, ज्यादा इजी रहता है। तो सपोज दैट अगर y या x किसी को भी एलिमिनेट करने पे वर्क करते हैं तो अगर x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि इक्वेशन 2 को आपको a से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b है, इसका मतलब इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई करना होगा। अब चाहे a से मल्टीप्लाई करें चाहे b से मल्टीप्लाई करें, आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट के साइन सेम है, ये दोनों प्लस के ये दोनों माइनस के। क्लियर है? तो थ्योरेटिकल कंडीशन क्या है, किसी भी एक एलिमिनेशन के लिए आपको वर्क करना है एट ए टाइम, तो आपने लिख दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय a एंड सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय a एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। आ रहा है समझ में? इक्वेशन 2 को a से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करना है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो पहले तो वापस से मैं इक्वेशन 1 को ही लिख देता हूं, जो आपके पास में एक्सप्रेशन गिवन है, a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। ठीक है बेटा? इक्वेशन 1 तो सेम है, इक्वेशन 2 को आपको
a से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे पहले भी सिखाया गया था, यहां मल्टीप्लाई में a लिख दीजिए और सारे वैल्यूज को a से मल्टीप्लाई कीजिए। a मल्टीप्लाई a स्क्वायर x, a मल्टीप्लाई माइनस b माइनस ab y, 2ab मल्टीप्लाई a, तो 2ab का a से मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर b। साइन चेंज करना होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात कही है आपने, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपने साइन चेंज कर दिए। a स्क्वायर x से a स्क्वायर का x टर्म कैंसिल हो गया, दोनों वैल्यूज y के साथ हैं, ये माइनस का ये प्लस का है, तो एक बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले प्लस को लिख देता हूं, फिर बाद में y को माइनस वाले एक्सप्रेशन को लिख दिया। ठीक है, कॉमन ले लेंगे इसमें से, इज इक्वल टू ये सेम कंडीशन यहां पे रखनी है, a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, इसमें से माइनस क्या करना है, साइन चेंज हो गया, आ गया 2a स्क्वायर b। क्लियर, यहां पे कॉमन बनाते हैं, तो b और b स्क्वायर में कॉमन b आएगा, y और y में कॉमन y आएगा, तो b y अगर कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बताओ, a माइनस बी कॉमन रहे, ब्रैकेट के अंदर आ गया। कैसे, बी वाई से बी वाई कैंसिल होकर यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर में b से डिवाइड b आएगा, इक्वल टू में जो प्लस का है उसको पहले लिख दो, ए बी स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर b 1 टाइम और a स्क्वायर b 2 टाइम, तो 1 टाइम a स्क्वायर b में से जब 2 टाइम a स्क्वायर b को माइनस करोगे तो माइनस का 1 टाइम बचेगा, तो ये माइनस का 1 टाइम बच गया। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर रिडक्शन करने के लिए आपको कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, कोई डायरेक्ट टर्म रिड्यूस होते नहीं है, तो ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी में से कॉमन क्या आएगा, ए बी कॉमन आएगा, तो यहां से बचेगा b, क्योंकि a से a कैंसिल हो गया तो b स्क्वायर का b से डिवाइड b आएगा, a स्क्वायर में a से डिवाइड a बचेगा क्योंकि b से b कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों तरफ b से b तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ y के साथ कोफिशिएंट a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस a है, तो इसमें भी एक चेंज पॉसिबल है बेटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में और मैं आपको सिखाया गया था कि साइन चेंजेस कैसे करते हैं। इस पूरे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन यूज करता हूं, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन यूज करता हूं तो b माइनस ए क्या बन जाएगा, पूरे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो b माइनस ए क्या बनेगा, a माइनस बी, दोनों तरफ a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया कैंसल, तो y का आंसर कितना आ गया, माइनस ए आ गया। क्लियर हो रहा है, और y के वैल्यू अगर माइनस ए को मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो आप सीख ली, इसमें भी देख लीजिएगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y के वैल्यू को पुट करते हैं, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे y का वैल्यू माइनस ए आया, यहां पे पुट करना है तो माइनस बी है, जब माइनस ए पुट करूंगा तो इतना तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, ax प्लस ए बी इक्वल टू 2ab, प्लस ए बी कैसे हुआ समझ में आ गया, क्योंकि माइनस का b माइनस का ही मल्टीप्लाई होकर प्लस का ए बी आ गया, तो ax इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी, तो 2ab में से अगर a b जाएगा तो क्या बचेगा, 1 टाइम a b, a से कैंसिल हो गया, तो x का फाइनल आंसर कितना आ गया, b आ गया। तो जब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तब अप्रोच वही है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होके पूरा एक्सप्रेशन आपका a और b के फॉर्म के अंदर है। समझ में आ गया आप लोगों को, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं सिंप्लीफिकेशंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी यूज करते हो वो चॉइस आपका है, लेकिन जो भी मेथड आप कंसीडर करें उसमें आपको इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना है। आंसर ए और बी में भी आ सकता है, हो सकता है कि ए बी सब कुछ कैंसिल होके आंसर कोई रियल नंबर भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बेटा ये तो हो गया इस चैप्टर में यहां तक का, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1/4 पार्ट इस चैप्टर का ये है जिसमें आपके तीनों मेथड हो गए, तीनों टाइप्स के सॉल्यूशंस के कंडीशंस को चेक करने पे क्वेश्चंस हो गए आपके पास में। इसके बाद में आपके पास में क्वेश्चंस हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, फिर आपको ए और बी के फॉर्म के अंदर स्पेशल कंडीशन के लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब बात करते हैं जो डे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, यूनिक सॉल्यूशन a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 condition, infinite many solution a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, no solution a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। तो अब क्वेश्चन चेक करने के लिए नहीं है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि एक तो होता है क्वेश्चन चेक करने के लिए आता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और एक क्वेश्चन का फॉर्मेट वो होता है जिसमें जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो तो गिवन है, और उस सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए, उस सॉल्यूशन के टाइप के एग्जिस्टेंस के लिए क्वेश्चन आपसे पूछता है
फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यूज ऑफ के द गिवन इक्वेशन, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी, मतलब कोई भी आपका उसमें अननोन वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करना है और उसके लिए आपको कंडीशंस यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस करके डिफाइन करके दिया जाता है। तो लिखिए आप पहला क्वेश्चन, कॉपी में लिखिए क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यूज ऑफ के, फॉर के लिखना है बेटा, फॉर विच वैल्यूज ऑफ के द गिवन इक्वेशंस हैज, फॉर विच वैल्यूज ऑफ के द गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन किसके लिए पूछ रहा है? फॉर विच वैल्यूज ऑफ के द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको बताना है कि किस वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशंस में कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन में है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन लिखिए 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमेशा सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो गिवन इक्वेशन में पहला है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, दूसरा है 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अगर आप अच्छे से कंपैरिजन करना चाहते हो तो लिख लीजिए a1 वैल्यू 1, b1 वैल्यू -2, c1 वैल्यू 3। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि सर कांस्टेंट तो राइट हैंड साइड में है, तो देखिए रेशियोज जब कंपैरिजन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही हो, क्योंकि अगर हाँ ये जरूर है कि दोनों सेम साइड होने चाहिए, आइदर बोथ इन द लेफ्ट साइड और आइदर बोथ इन द राइट साइड। या तो दोनों लेफ्ट साइड में होने चाहिए या दोनों राइट साइड में होने चाहिए। a1 1, b1 -2, c1 3, a2 3, b2 k, a2 3 है, b2 k है, और c2 जो है वो आपका 1 है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी हैव, बताइए क्या बताया था कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही बताया था आपको। यूनिक सॉल्यूशन के लिए स्टेटमेंट क्या देते हैं बेटा? कंडीशन क्या देते हैं? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो वैल्यूज में a1 आपका 1 है, a2 आपका 3 है, नॉट इक्वल टू b1 आपका -2 है और b2 आपका k है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं नॉट इक्वल टू के साइन के साथ 1 इंटू k नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2 -6। अब बात यह आती है कि इसका मतलब क्या है? k इक्वल टू -6 का मतलब क्या है? कंडीशन क्या कहना चाहते हैं? देयरफॉर देखिए बेटा, कंडीशन कैसे बताना है? k नॉट इक्वल टू -6 मतलब ये चीज कहना चाह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए आपको पता है कोफिशिएंट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जो आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखते हैं वो कोफिशिएंट्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दैट मींस any value of k as a real number is possible, but what is not possible? Not equal to -6. That means only accepting -6 for any real number of k, the given equation has a unique solution. समझ में आ रही बात? Except -6. Therefore, for any real value of k, except -6, for any real value of k except -6, the given equations has unique solution. क्लियर बेटा? फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ k मतलब k की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, चाहे आप पॉजिटिव पुट करें, चाहे नेगेटिव, चाहे फ्रैक्शन में, चाहे रैशनल, इररेशनल, बट एक्सेप्ट फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट -6 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। -6 के अलावा आप k की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, द गिवन इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो जब भी क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन के लिए पूछा जाता है तो आप हमेशा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 करके कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करके जो भी नॉट इक्वल टू है तो आप ये स्टेटमेंट बताएंगे कि -6 पॉसिबल नहीं है। सो एक्सेप्ट -6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ k
the given equation has a unique solution. लिखिए next point. For which values of a and b, for which values of a and b the given equations has, for which values of a and b the given equations has infinite many solution. For which values of a and b the given equations has infinite many solution. तो मैं यहाँ पे इक्वेशन को डायरेक्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके लिख रहा हूं बेटा, वापस से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म में लिखा है 2x + 3y = 7. क्या कंडीशन दिया है? फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के कंडीशंस के लिए आपको a और b फाइंड आउट करना है. तो पहला इक्वेशन आपका हो गया 2x + 3y = 7. सेकेंड इक्वेशन लिखिए a - b × x plus a plus b × y is equal to 3a plus b minus 2. इक्वेशन नंबर सेकेंड. क्लियर बेटा? तो ये दोनों इक्वेशंस आपको दे रखे हैं. इन दोनों इक्वेशंस के लिए आपको a और b की कंडीशन सॉल्व करनी है, a और b के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, और कंडीशन क्या यूज करना है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो सबसे पहले a1 2 b1 3 कांस्टेंट किसी भी साइड में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कांस्टेंट राइट हैंड साइड में ओके है. a1 b1 c1 a2 x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में a - b, b2 y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में a + b कांस्टेंट, c2 3a + b - 2. क्लियर है? उसके बाद में कंडीशन क्या है? फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वी हैव. क्या कंडीशन होता है बताइए? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. a1 2 a2 a - b, b1 3 b2 a + b, c1 7 c2 3a + b - 2. और देखिए यहां से एक बात और क्लियर कर दूं, अगर कोई स्टूडेंट्स कांस्टेंट को चेंज भी करता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो +7 इधर आके -7 होगा, और ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट इधर आके माइनस का होगा. तो यहाँ पे -7 और पूरे ब्रैकेट में अगर माइनस लगाता हूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो इसीलिए कह रहा हूं कि कंपैरिजन जब करते हैं तो कांस्टेंट c1 c2 बोथ इन द आइदर लेफ्ट हैंड साइड और इन द राइट हैंड साइड. तो तीनों एक्सप्रेशन के बीच में =2 का साइन है. क्लियर है? तो आपको a और b अगर सॉल्व करना है तो दो वैल्यूज फाइंड आउट के लिए 2 इक्वेशन चाहिए. पूरा चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं? अगर x और y के 2 वैल्यूज अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आपको 2 रिलेशंस आइडेंटिफाई करने होंगे. तो तीनों अगर आपस में इक्वल है, अगर तीनों अगर आपस में इक्वल है तो पहले आप कोई भी दो को इक्वल लिख लीजिएगा. 2/a - b = 3/a + b. मतलब तीनों एक्सप्रेशन अगर आपस में इक्वल है तो आप 2 × 2 एक्सप्रेशन इक्वल, फर्स्ट और सेकंड को लेके, सेकंड और थर्ड को लेके, थर्ड और फर्स्ट को लेके, 3 पॉसिबिलिटीज में से आपको किसी 2 कंडीशंस पे वर्क करना है. तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को इक्वल ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 × a 2a, 2 × b 2b, 3 × a 3a, 3 × b 3b. किसी को किसी भी तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. 2a + 2b एक तरीके से x और y की जगह a और b में इक्वेशन बन रहा है बेटा, क्योंकि a और b फाइंड आउट करना है तो a और b में रिलेशन आएगा, सिंपल सी बात है. तो देखिए यहां से कंडीशन क्या बना? 2a - 3a कितना आ गया? -a, और सॉरी 2a - 3a -a, 2b + 3b + 5b = 0. तो जो गिवन इक्वेशन थे उन गिवन इक्वेशंस में इनफाइनाइट कंडीशंस को अप्लाई करने पे पहला रिलेशन a और b में आ गया, -a + 5b = 0, इक्वेशन थर्ड. एंड अब देखिए आपने फर्स्ट और सेकंड को इक्वल किया, अब आप या तो सेकंड और थर्ड या थर्ड और फर्स्ट को इक्वल कर लीजिए. तो सपोज दैट अगर मैं इस बार सेकंड और थर्ड को कंसीडर करके चलता हूं, 3/a + b = 7/3a + b - 2. 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9a + 3 × b 3b
3 इंटू -2 -6, 7 मल्टीप्लाई a 7a प्लस 7 मल्टीप्लाई b 7b। एक तरफ ट्रांसफर करते हैं इनको, 9a प्लस 3b -6 -7a -7b इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन 9 - 7 2a, 3b -7b -4b -6 इक्वल टू 0। 2, 4 और 6 2 से फैक्टर से कैंसिल होते हैं, तो 2 के फैक्टर से अगर कैंसिल हुआ तो क्या बना, a -2b -3 इक्वल टू 0। लास्ट में -3 को चेंज कर दो, कांस्टेंट को उधर भेज दो क्योंकि इधर कांस्टेंट 0 ही है, तो a -2b इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखिए फर्स्ट और सेकंड को इक्वल किया तो ये रिलेशन आया थर्ड नंबर, सेकंड और थर्ड को इक्वल किया तो सॉल्व करके फाइनल रिलेशन आपके पास में आ रहा है a -2b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 4। तो अब अगर आपको a और b कैलकुलेट करना है, अब अगर आपको a और b वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आप खुद बताइए, a और b को वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे a कोएफिशिएंट प्लस का है, यहाँ पे a कोएफिशिएंट माइनस का 1 है, तो इसका मतलब 3 और 4 को क्या कर दूं, ऐड कर दीजिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, तो डायरेक्ट में लिख दूं बेटा, -a प्लस a कैंसिल हो जाएगा तो 5b, या एक बार ऐसे लिख के बता देता हूं आपको, -a प्लस 5b इक्वल टू 0 ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। फोर्थ है आपका a -2b इक्वल टू 3 है। क्लियर हो गया, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइन ऑलरेडी अपोजिट है, a से कैंसिल हो गया, 5b प्लस का 2b माइनस का 3b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1, और b वैल्यू 1 अगर पुट करते हो, b वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, b के वैल्यू को इक्वेशन 3 में अगर पुट करें तो यहां पे देखिए क्या बन रहा है एक्सप्रेशन, -a प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया -a प्लस 5 इक्वल टू 0, तो -a इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, a वैल्यू इज 5 एंड b वैल्यू इज 1। फॉर a वैल्यू 5 and b value 1, the given equation has infinite many solution. For a value 5 and b value 1, the given equation has infinite many solution. समझ में आया सबको? तो जब भी क्वेश्चंस में infinite many solution की कंडीशंस है, चाहे 1 वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं और चाहे 2 वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, 2 टाइम्स मिनिमम आपको कंपैरिजन करना है फर्स्ट और सेकंड में, उसके साथ या तो सेकंड और थर्ड का या थर्ड और फर्स्ट का, तो 3 में से 2 टाइम्स आपको 2 वैल्यूज में कंपैरिजन करना है, दोनों में रिलेशन a और b अगर 2 अननोन है तो 2 रिलेशन आके फिर उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। अगर एक ही अननोन है तो पहले फर्स्ट कंडीशंस को आपस में इक्वल करके चेक कर लो, फिर सेकंड कंडीशंस को आपस में इक्वल करके चेक कर लो, और जो दोनों के अंदर कॉमन सॉल्यूशन है दैट विल बी द फाइनल आंसर। कई बार क्वेश्चन में वैल्यू a की फाइंड आउट करना है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k द गिवन इक्वेशन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब k a की एक्सप्रेशन है तो वहां पे 2 रिलेशन तो आएंगे नहीं, लेकिन चेकिंग आपको 2 बार ही करना है, पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करके वैल्यू निकालना है, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल करके निकालना है, और फिर आपको ये देखना है कि दोनों कंडीशंस के अंदर कॉमन सॉल्यूशन आपका क्या है। दोनों कंडीशन में जो आपका कॉमन सॉल्यूशन है वो ही आपका फाइनल आंसर कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो ये कंडीशंस आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पे बेस्ड आपको परफॉर्म करवा दिया मैंने। अब एक कंडीशन और लिखिए क्वेश्चन में, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन हैज, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन 1 और 2 करके लिख रहा हूं बेटा, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो पहला है आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सेकेंड एक्सप्रेशन है 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस k माइनस 1 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 2k प्लस 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर बेटा? तो ये दोनों इक्वेशंस आपको दे रखे हैं और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। a1 3, b1 1, c1 1, a2 2k minus 1,
B2 K minus 1, C2 2K plus 1 वैल्यूज आप लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां पे कंडीशन लिख रहा हूं फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव। बताइए क्या होता है नो सॉल्यूशन के लिए वी हैव कंडीशन? सबको याद है या नहीं है? इसीलिए कहा था कि अच्छे से याद कर लो। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। नो सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। चेक करते हैं कि कैसे करना है। A1 3, A2 2K minus 1, B1 1, B2K minus 1 नॉट इक्वल टू C1 1, C2 2K plus 1। तो आंसर्स फाइनल निकालने के लिए बस देखिए बेटा कंडीशन क्या है कि ये टू रेशियोज इक्वल होने चाहिए लेकिन ये रेशियो नॉट इक्वल होना चाहिए। तो अपने दोनों कंडीशन को चेक कर लेते हैं और दोनों में जो सेटिस्फाइड आंसर होगा वो फाइनल आंसर बन जाएगा। तो टेक 3 अपॉन 2K minus 1 को किसके इक्वल लिया? 1 अपॉन K minus 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 इंटू K 3K 3 इंटू 1 3 1 से मल्टीप्लाई 2K minus 1 चेंज कर दिया 3K minus 2K इक्वल टू -1 -3 चेंज हो गया +3 में 3K minus 2K कितना आ गया K। तो K इक्वल टू -3 + 1 2। तो इस कंडीशन से इतना तो क्लियर हो गया कि वैल्यूज में A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के इक्वल होने के लिए K का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वैसे तो देखिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि A की वैल्यू अगर 2 का आ रहा है तो इसका मतलब यही फाइनल आंसर है फॉर K इक्वल टू 2 द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन आपको ये चेक करना कंफर्म करना जरूरी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस 2 की वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब आपको क्या करना है, जो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 है ना, ये तो आपस में इक्वल है ही है, तो इनमें से किसी एक को तीसरे के साथ नॉट इक्वल टू कंपेयर करके देख लो कि कहीं K वैल्यू 2 तो नहीं आ रहा वापस में, बाकी कुछ भी है उसे कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल आंसर K इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो एंड सपोज दैट मैंने अगर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को लिया 1 अपॉन K minus 1 अब नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2K plus 1। तो नो सॉल्यूशन में आप लोग कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2K plus 1 नॉट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में K minus 1, K को एक तरफ ट्रांसफर कर दिया 2K minus 1 2K minus K नॉट इक्वल टू -1 + 1 भी -1 2K minus K नॉट इक्वल टू -2। तो देखिए कंडीशन बस चेक कर लिया ना तो एक सेटिस्फिकेशन है कि हाँ कि K इक्वल टू 2 के लिए तो ये इक्वल था, लेकिन ये कहना चाह रहा है नॉट इक्वल टू -2 मतलब -2 नहीं होना चाहिए। तो -2 तो वैसे भी कंसीडर ही नहीं करना है क्योंकि वो तो नॉट इक्वल टू है, लेकिन चेक तो हुआ या नहीं हुआ। अब क्या कंडीशन आती है, सपोज दैट यहां पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जब K² इक्वल टू 4 आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सपोज दैट यहां पे कोई वैल्यू K है, तब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब K² बना, ठीक है। अब K² इक्वल टू 4 है तो K का वैल्यू क्या होगा? +-2 होगा, क्योंकि कॉफिशिएंट है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो जहां पे K² का कंडीशन बनता है ना, तो K² इक्वल टू अगर 4 है तो K वैल्यू +-2 होगा, तो +2 फाइनल आंसर होगा या -2 फाइनल आंसर होगा। उसके लिए स्टूडेंट्स को नॉट इक्वल टू को चेक करना जरूरी है। अब यहाँ पे +2 भी और -2 भी है, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है कि -2 के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब -2 आपको अगर नहीं लेना तो उस कंडीशन में कॉमन आंसर क्या है बताइए? अगर -2 नहीं लेना तो उस कंडीशन कॉमन आंसर क्या है? 2 है। तो देयरफॉर K इज इक्वल टू 2 फॉर, ऐसे लिखेंगे बेटा, देयरफॉर फॉर K इज इक्वल टू 2 द गिवन इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ओके, फॉर K इक्वल टू 2 द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपने इस तरीके से अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चैप्टर 3 के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के बारे में। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट होने के बाद में आप डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तब तक अच्छे से इनको स्टडीज कीजिए, रिवाइज कीजिए। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।